हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में लगे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको बताया कि एम लक्ष्मीकांत की हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है और हमारा टॉपिक है संविधान की विशेषताएं। ठीक है, हम टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं अपनी पहले वाली वीडियो में। अब चलते हैं आगे। देखिए, भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता ये भी है, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, इसमें क्या है, भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र भी है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि भारत का जो जुडिशरी सिस्टम है वो एकीकृत है और स्वतंत्र है। चलते हैं आगे। भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है और इसके नीचे राज्य स्तर पर कौन है, उच्च न्यायालय होते हैं। ठीक है, राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय हैं। देखिए, सबसे ऊपर क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। इसके नीचे क्या हो गया, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। और इसके नीचे क्या हो गया, जो सबॉर्डिनेट न्यायालय होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय। ये सिस्टम काम करता है। सुप्रीम कोर्ट संघीय स्तर पर, हाई कोर्ट राज्य पर, और जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। जैसे जिला अदालत व अन्य निचली अदालतें। ठीक है, तो अधीनस्थ न्यायालय जो है ये राज्यों में होता है, तो उच्च न्यायालय के नीचे होता है अधीनस्थ न्यायालय। चलते हैं आगे। न्यायालयों का एकल तंत्र केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को लागू करता है। तो जो न्यायालय का एकल तंत्र है वो क्या करता है, केंद्र के कानूनों को और साथ साथ राज्य के कानूनों को भी क्या करता है, लागू करता है। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका और राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका लागू करती है। समझ में आया। तो अमेरिका का जो न्यायपालिका है वो हमारे यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ पर क्या होता है, संघीय न्यायपालिका जो होता है उसका जो कानून होता है, जो भी काम होता है वो संघ में लागू होता है, और जो उसके नीचे राज्य स्तर पर जो न्यायालय होते हैं वो राज्य में लागू होते हैं। समझ रहे हैं ना आप। और भारत के हमने डिस्कस किया कि जो भारत के न्यायालय हैं वो केंद्रीय स्तर पर भी और राज्य स्तर पर, दोनों स्तर पर लागू होते हैं। चलते हैं आगे। सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है, संघीय अदालत है, और ये शीर्ष न्यायालय है। शीर्ष का मतलब है कि सबसे उच्च न्यायालय है भारत का, जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है और संविधान का संरक्षक है। तो फंडामेंटल राइट्स जो है उनकी ये गारंटी प्रोवाइड कराता है, यानी जब भी आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो सुप्रीम कोर्ट जो है आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। और ये कोई भी कानून, अगर मान लीजिए कोई भी कानून संसद बनाती है और वो संविधान के अगेंस्ट में होता है, तो ये क्या करती है, उस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक उसको घोषित कर देती है। ठीक है, चलिए आगे। इसलिए संविधान में इसकी स्वतंत्रता के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। जैसे यानी जो संविधान में भाई, जब सुप्रीम कोर्ट जो हमारा शीर्ष न्यायालय है तो उसको भी कुछ ना कुछ स्वतंत्रता है कि नहीं उसकी। देखिए क्या है, न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें, भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन, विधायिका में न्यायाधीश के कामकाज पर चर्चा पर रोक, सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक, अवमानना के लिए दंड की शक्ति, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखा गया है। तो आप समझ रहे हैं कि जो न्यायाधीशों की जो सेवा शर्तें हैं वो निर्धारित की गई हैं, इनका कार्यकाल सुरक्षित किया गया है, वेतन जो है भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, और विधायिका में इनके जो न्यायाधीश काम करते हैं न्यायालय में, तो उनके बारे में कोई भी चर्चा नहीं हो सकती विधायिका में। विधायिका अर्थात संसद में। और अर्थात जब ये रिटायर हो जाते हैं तो रिटायर के बाद इन्हें किसी भी अदालत में जो है काम करने से रोक लगाई जाती है।
अगर मान लीजिए इन्होंने कोई डिसीजन अगर दिया है, ये पॉइंट देखिए आप, अगर इन्होंने कोई डिसीजन दिया है या कोई भी निर्णय दिया है और उसको अगर कोई व्यक्ति मानने से मना करता है, तो ये उस अवमानना के लिए क्या कर सकता है, दंड दे सकता है। लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि भारत का जो सिस्टम है वो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका चलता है। विधायिका और कार्यपालिका आपस में मिलकर यानी पूरक रूप से काम करते हैं। बस जुडिशरी क्या है हमारे यहाँ पर, स्वतंत्र है, ठीक है, स्वतंत्र होकर काम करती है। तो यहाँ पर कार्यपालिका से क्या किया है, न्यायपालिका को अलग रखा गया है। ठीक, चलते हैं आगे। एक हमारे संविधान की जो विशेषता है वो है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। अब ये मौलिक अधिकार क्या होते हैं, देखिए फंडामेंटल राइट्स हमारे इंडिविजुअल राइट्स होते हैं, हमारे व्यक्तिगत अधिकार होते हैं, ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार होता है, कुछ उसके पर्सनल डिसीजंस होते हैं, तो व्यक्ति अपने इच्छा से जिए, कुछ उसको ऐसे अधिकार प्रदान किए गए हैं इंडिविजुअल, वही क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं। अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इसको संविधान के भाग तीसरे में रखा गया है, ठीक है। और देखते हैं, देखिए एक्चुअली पहले 7 फंडामेंटल राइट्स है, करंट में 6 फंडामेंटल राइट्स है। देखिए फर्स्ट फंडामेंटल राइट्स समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। पाँचवां सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 व 30। छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक में इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलते हैं आगे। देखिए मौलिक अधिकार का उद्देश्य वस्तुतः राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है। राजनीतिक समझते हैं आप, जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से मौलिक अधिकारों को संविधान में सम्मिलित किया गया है। यह कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक की तरह काम करता है। उल्लंघन की स्थिति में इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू किया जाता है। मैंने अभी बताया था कि मतलब कोई भी मान लीजिए पार्लियामेंट अगर कोई भी लॉ बनाती है, उससे अगर आपके फंडामेंटल राइट्स प्रभावित होते हैं तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको क्या कर देगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देगा। क्योंकि पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों को संविधान में क्या की गई है, गारंटी प्रोवाइड की गई है, तो हमारा संरक्षक है ये। ठीक है, देखिए उल्लंघन की स्थिति में इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है, जो अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण जैसे अभिलेख या रिट जारी कर सकता है। चलिए आगे। मौलिक अधिकारों की कुछ सीमाओं के दायरे में आते हैं, यानी ऐसा नहीं कि फंडामेंटल राइट्स की भी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, लेकिन ये अपरिवर्तनीय भी नहीं है। कहने का मतलब ये नहीं है कि इनमें चेंजेस नहीं हो सकते। संसद इन्हें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर सकती है अथवा इनमें कटौती भी कर सकती है। अगर हम बात करें आर्टिकल 20 और 21 के तहत जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उनको छोड़कर बाकी सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स जो है नेशनल इमरजेंसी के समय क्या हो जाते हैं, स्थगित हो जाते हैं, यानी एक तरीके से रुक जाते हैं। ठीक है, स्थगित हो जाते हैं, लागू नहीं होते। तो अनुच्छेद 20 और 21 लागू रहता है, बाकी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है सस्पेंड, निलंबन हो जाता है इनका। ठीक है, तो एक प्रकार से रुक जाते हैं, ये काम नहीं करते। चलते हैं आगे। अगला हमारे संविधान की जो विशेषता है वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, देखते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। इनका उल्लेख संविधान के चौथे भाग में किया गया है। इन्हें मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है: सामाजिक, गांधीवादी और उदार बौद्धिक। तो फंडामेंटल राइट्स जो है, अंबेडकर जी कहते हैं कि हमारे संविधान की अनूठी विशेषता भी है, और इसका जो प्रावधान है संविधान के भाग 4 में किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। ठीक, डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे इसके टॉपिक में। चलते हैं आगे। नीति निर्देशक तत्वों का कार्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना। इनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ठीक है, तो ये क्या करना है, इनका क्या काम होता है नीति निर्देशक तत्वों का, तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना, और क्या करना है, एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना। हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। तो कहने का मतलब है कि स्टेट अगर इनका पालन नहीं करते हैं तो इन्हें लागू कराने के लिए नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे फंडामेंटल राइट्स अगर लागू नहीं होते, अगर इनको कोई रोकने का प्रयास करता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, बट इनके लिए ऐसा प्रावधान नहीं है। चलते हैं आगे। संविधान में कहा गया है कि देश की शासन की व्यवस्था में ये सिद्धांत मौलिक हैं, और यह देश की जिम्मेदारी है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाए। इसलिए इन्हें लागू करना राज्यों का नैतिक कर्तव्य है। समझ में आ रहा है? तो राज्यों के लिए क्या है, ये एक प्रकार का नैतिक कर्तव्य है, यानी एथिकल ड्यूटी है। ठीक है, देखिए, उम्मीद की जाती है कि जब भी राज्य या कोई भी कंट्री या भारत में जब भी कोई भी पॉलिसी बनती है या कोई भी लॉ बनता है, तो लॉ को बनाने के समय उम्मीद की जाती है कि इन्हें जो है लागू करने का प्रयास किया जाए, और ये राज्यों की क्या है, एक नैतिक जिम्मेदारी है। ठीक है, किंतु इनकी पृष्ठभूमि में वास्तविक शक्ति राजनीतिक है, अर्थात जनमत है। ठीक है, चलते हैं आगे। मिनर्वा मिल्स जो केस हुआ था 1980 में, इसमें कहा था सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है मिलकर काम करते हैं। तो यहाँ पर ये कहने का प्रयास ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत के संविधान की जो नींव है वो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन, यानी दोनों के मध्य में बैलेंस अगर रहेगा, उसी के आधार पर ये सम्मिलित किए गए हैं ताकि जो है संविधान में एक संतुलन बना रहे। चलते हैं आगे। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़, संविधान की जो अगली विशेषता है वो है मौलिक कर्तव्य। देखिए, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से आंतरिक आपातकाल, ये लगा था 1975 से 77 के दौरान शामिल किया गया था। 2002 के 86वें संविधान संशोधन ने एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा। तो मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये ओरिजिनल रूप से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सम्मिलित नहीं थे। यानी मूल संविधान जो हमारा 26 जनवरी 1950 को कंप्लीट हुआ था, उस समय ये सम्मिलित नहीं थे, बल्कि इन्हें संसद के द्वारा कानून बनाकर सम्मिलित किया गया था। तो 42वां संवैधानिक संशोधन किया गया था 1976 में, और इन्हें सम्मिलित करने के लिए एक कमेटी गठित की गई थी जिसे स्वर्ण सिंह समिति कहते हैं। तो इस समिति ने सिफारिश की थी मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की, और ये मौलिक कर्तव्य सम्मिलित जब हुए थे तो उस समय देश में आंतरिक आपातकाल लगा था 1975 से 1977 के समय। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो वैसे तो जो मौलिक कर्तव्य है उनकी संख्या 10 है, लेकिन 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया
86वें संविधान संशोधन के माध्यम से। चलते हैं आगे। संविधान के भाग 4A में एक मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है, जिसमें केवल अनुच्छेद 51 का है। ठीक है, इसके तहत प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने संविधान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध धरोहर का अनुरक्षण करे। ठीक है, तो इसमें कहने का प्रयास ये है कि जो मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं, तो इसमें बताया गया है कि हमें अपने संविधान का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए, जो राष्ट्र है उसकी संप्रभुता को बनाए रखना चाहिए। ठीक है, और चलते हैं आगे। सभी लोगों में आपसी भाईचारे की भावना का विकास करें इत्यादि। ठीक है, तो ये सब हमारे मौलिक कर्तव्य में बताया गया है। चलते हैं आगे। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को यह याद दिलाते हैं कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते समय उन्हें याद रखना चाहिए कि उन्हें अपने समाज, देश व अन्य नागरिकों के प्रति कुछ जिम्मेदारियों का निर्वाह भी करना है। नीति निर्देशक तत्वों की तरह कर्तव्यों को भी कानून रूप में लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद दिला रहे हैं कि हमारे देश के जो सिटीजन्स हैं, उन्हें जो उनके राइट अधिकार मिले हुए हैं, तो उन्हें अपने अधिकारों को लागू करते समय उन्हें ख्याल रखना चाहिए कि हमें अपने देश के प्रति जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो दी गई हैं उनका भी हम निर्वहन करें। यहाँ पर एक चीज़ समझते हैं, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ये हम पढ़ रहे थे मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये लागू नहीं कराए जा सकते, यानी राज्य जो है इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है, तो ये न्यायालय के निर्णय के योग्य नहीं है। तो मौलिक अधिकार जो है न्यायालय के निर्णय के योग्य है। ठीक है, चलते हैं आगे। एक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट विशेषता है हमारे संविधान की, वो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। जैसा कि पता है कि हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा विविधता है, तो कई सारे समुदाय, जाति के लोग, धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं, तो इसीलिए भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया गया है। देखिए, भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए है किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता। संविधान के निम्नलिखित प्रावधान भारत को धर्मनिरपेक्ष बताता है। देखिए, वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, यानी 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में क्या हुआ, एक शब्द जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डिसीजन था गवर्नमेंट का उस समय। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत का कोई भी धर्म नहीं है, बट इसका हम सिंपल तरीके से अगर हम समझें तो इसका कहने का मतलब ये है कि भारत जो है, या भारत का जो संविधान है, वो सभी धर्मों को क्या करेगा, संरक्षण प्रदान कराएगा, यानी सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को मनाने की आज़ादी होगी, सभी लोग किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, तो सबको स्वतंत्रता होगी। तो लेकिन भारत का स्पेसिफिक कोई धर्म नहीं है। जैसे पाकिस्तान जब बना था तो एज अ धर्म के आधार पर बना था, ठीक है, बट भारत में ऐसा नहीं है। चलते हैं आगे। प्रस्तावना हर भारतीय नागरिक की आस्था, पूजा अर्चना व विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। अगला देखिए, किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा, उसे कानून की समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये आर्टिकल 40 में कहा गया है, 14 में। तो समझ सकते हैं कि जो भारत का जो लॉ है या भारत के जो कानून है वो सभी के लिए समान होंगे और उन्हें सभी के साथ समानता के साथ व्यवहार किया जाएगा। चलते हैं आगे। धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कहने का मतलब ये है धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते आप।
चलते हैं आगे। सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे, अनुच्छेद 16 में कहा गया है। ठीक है, अगला देखिए, हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने व उसके अनुसार पूजा अर्चना करने का समान अधिकार होगा। ये हम डिस्कस किए थे डेफिनेशन में। तो आर्टिकल 25 कहता है कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, पूजा कर सकता है। ठीक है, तो सभी को उसका समान अधिकार होगा। चलते हैं आगे। हर धार्मिक समूह अथवा इसके किसी भी हिस्से को अपने धार्मिक मामलों को प्रबंधन करने का अधिकार होगा। यानी कहने का मतलब है कि विभिन्न प्रकार के जो हमारे देश में धर्म हैं, तो उन धर्म को मैनेजमेंट करने का यानी प्रबंधन करने का भी जो है अधिकार दिया गया है आर्टिकल 26 में। चलते हैं आगे। किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म विशेष के प्रचार के लिए किसी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि जो टैक्स है उससे भी छूट प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि अपने धर्म के प्रचार करने के लिए व्यक्ति को किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा। यानी एक प्रकार से टैक्स से छूट दी गई है, कर से छूट है धार्मिक मामलों में। आगे चलते हैं। किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में किसी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो उनमें किसी प्रकार का धार्मिक निर्देश नहीं दिया जाएगा। चलते हैं आगे। नागरिकों को किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। तो कहने का मतलब है कि जो भारत के नागरिक हैं वो अपनी भाषा को संरक्षित कर सकते हैं, आप कोई भी लिपि अपना सकते हैं और अपनी संस्कृति जो उनकी है, कल्चर है, उसका भी वो संरक्षण कर सकते हैं। माइनॉरिटीज़ के बारे में भी इसमें दिया हुआ है। अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार, इसका प्रावधान किसमें है? आर्टिकल 30। ठीक है, तो इसमें जो माइनॉरिटीज़ होते हैं उन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश करने का राइट्स दिया हुआ है आर्टिकल 13 में। और जैसे कि AMU, जामिया मिलिया इस्लामिक विश्वविद्यालय, तो विभिन्न प्रकार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है इस्टेब्लिश करने का और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का अधिकार जो इनको दिया गया है, प्रशासन चलाने का अधिकार इनको दिया गया है। चलते हैं आगे। राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने के लिए प्रयास करेगा, अनुच्छेद 44। तो ये काफ़ी विवाद का विषय है भारत में, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल से, जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें। ठीक है, चलते हैं आगे। धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा, यानी जो वेस्टर्न थ्योरी है, पश्चिमी अवधारणा धर्म, चर्च और राज्य यानी राजनीति के बीच पूर्ण अलगाव रखती है। धर्मनिरपेक्षता की यह नकारात्मक अवधारणा भारतीय परिवेश पर लागू नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि भारत का जो समाज है बहुधर्मवादी है। तो इसलिए संविधान ने क्या किया है, सभी धर्मों को समान आदर दिया है, सम्मान दिया है और सभी को जो है स्वतंत्रता दी है अपने धर्म को अपनाने की। ठीक है, चलते हैं आगे। ये कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिया हुआ है ये सब, हम आगे बढ़ते हैं। अगली जो विशेषता है हमारे संविधान की, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। देखिए, भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानसभाओं, लोकसभा के चुनाव के आधार स्वरूप सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि अमीर गरीब, इसमें सबको समान अधिकार दिया गया है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है। हर वह व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है, उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना यानी वोटिंग करने का अधिकार होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो वोटिंग राइट्स दिए गए हैं, वोटिंग राइट्स में किसी भी प्रकार का धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, जेंडर, लिंग के नाम पर, या जो लिटरेसी है, साक्षरता है उसके, या कोई भी प्रॉपर्टी है, इस प्रकार का कोई भी आधार नहीं बनाया जाएगा वोटिंग के लिए।
तो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो नहीं भी हो तब भी जो है उसे वोट करने का अधिकार मिला होगा, और बशर्ते उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 18। चलते हैं आगे। वर्ष 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान करने की उम्र 18 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो समझ सकते हैं कि 1989 में 61वां संविधान संशोधन जो है के आधार पर 1988 के तहत जो है 18 वर्ष उम्र कर दी गई। पहले 21 वर्ष थी वोटिंग की एज, करंट में 18 वर्ष। चलते हैं आगे। देश के बड़े आकार, जनसंख्या, उच्च गरीबी, सामाजिक असमानता, अशिक्षा आदि को देखते हुए जो हमारे संविधान बनाने वाले लोग थे, उन्होंने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को ही संविधान में क्या किया, सम्मिलित किया, और ये उनका काफ़ी इम्पोर्टेंट डिसीजन भी था। अगर हम वयस्क मताधिकार की बात करें तो ये लोकतंत्र को काफ़ी बड़ा आधार देने के साथ साथ जनता के जो स्वाभिमान है उसमें भी वृद्धि करती है, ताकि क्या हो, समानता का सिद्धांत लागू हो। अल्पसंख्यकों को अपने हितों की रक्षा करने का अवसर देता है तथा कमज़ोर वर्ग के लिए नई आशाएं और प्रत्याशा जगाता है। ठीक है, तो माइनॉरिटीज़ और जो वीकर्स पर्सन हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी एक प्रकार से ये उनके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ता है। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अगली जो हमारे संविधान की विशेषता है वो है एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। देखिए, यदि भारतीय संविधान फेडरल है, संघीय है, दो लक्षणों एकल व संघीय का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, मगर इसमें केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात भारतीय नागरिकता। यानी भारत में कैसी सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप है। आगे हम अभी डिस्कस करेंगे इसको अच्छे से, अभी देखिए आगे। और अगर हम बात करें दूसरी ओर, तो अमेरिका जैसे देशों में प्रत्येक व्यक्ति के पास न केवल अपने देश की नागरिकता होगी, बल्कि वह जिस राज्य में रहता है उसके पास नागरिकता होगी। इसलिए वह अधिकार जो है उसका दो जगह पर लाभ उठाता है, पहला राष्ट्रीय सरकार और दूसरा राज्य सरकार। बट अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू समझें तो इंडिया का सेंट्रल और जो स्टेट होता है उसमें एक ही प्रकार की नागरिकता होती है। ठीक है, बट अगर अमेरिका में समझें तो अमेरिका में जो सेंट्रल लेवल पर और जो स्टेट लेवल है, यानी जो संघ है, वहाँ पर अलग सिटीजनशिप होती है, स्टेट की अलग सिटीजनशिप होती है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर वो अलग प्रॉफिट लेता है और स्टेट लेवल पर वो अलग प्रॉफिट लेता है। चलते हैं आगे। भारत में सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी राज्य में पैदा हुए हों या रहते हों या कहीं पर भी हो, तो सभी को क्या है, सिंगल नागरिकता ही दी गई है। क्योंकि भारत में आपको पता है विभिन्न प्रकार के जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं, जम्मू कश्मीर हैं इत्यादि हैं, तो इन सब क्षेत्रों का भी, इनके विशेषाधिकार का भी काफ़ी ध्यान रखा गया है। बट भारत में सिंगल सिटीजनशिप ही लागू है कई सारे जगह पर। देखते हैं, संपूर्ण देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता सिवाय कुछ मामलों के, जैसे जनजातीय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर इत्यादि। करंट में जम्मू कश्मीर का जो अनुच्छेद 370 है उसमें कुछ प्रोविज़न्स की ढील दी गई है। इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम जम्मू एंड कश्मीर के टॉपिक को पढ़ेंगे। सभी नागरिकों के लिए एकल नागरिकता और समान अधिकारों के संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भारत में सांप्रदायिक दंगे, वर्ग संघर्ष, जातिगत युद्ध, भाषाई विवाद, नरजातीय विवाद होते रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि संविधान के निर्माताओं ने एकीकृत और संगठित भारत राष्ट्र के निर्माण का जो सपना देखा था वह भी अभी पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हुआ है। चलते हैं आगे। अब हम बात करें, एक हमारे संविधान की जो प्रमुख विशेषता है वो है स्वतंत्र निकाय। देखिए, भारतीय संविधान केवल विधायिका, कार्यपालिका व सरकार यानी केंद्र व राज्य न्यायिक अंग ही उपलब्ध कराता है, बल्कि यह कुछ स्वतंत्र निकायों की भी स्थापना करता है।
इन्हें संविधान ने भारत सरकार के लोकतांत्रिक तंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में परिकल्पित किया है। देखते हैं कौन कौन से ऐसे स्वतंत्र निकाय हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम विधायिका की बात करें, कार्यपालिका की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, ठीक है, तो कई प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, लेकिन हमारे देश में कुछ स्वतंत्र निकायों की भी स्थापना की गई है, ताकि जो डेमोक्रेसी के जो एक पिलर हैं उसका भी ध्यान रखा जा सके। देखते हैं, चलिए देखते हैं। पहला ये है संसद। संसद राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। तो निर्वाचन आयोग क्या करता है? पार्लियामेंट का चुनाव कराता है, राज्य विधानसभाओं का चुनाव कराता है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कराता है और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है। तो इसका मतलब यह है निर्वाचन आयोग क्या है? स्वतंत्र है। चलते हैं आगे। राज्य और केंद्र सरकार के खातों के अंकेक्षण के लिए भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार, ये जनता के पैसे के संरक्षक होते हैं। सरकार द्वारा किए गए खर्चों की वैधानिकता व उनके उचित होने पर टिप्पणी करते हैं। तो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है, क्या होता है? ये पूरा ऑडिट करने का काम होता है गवर्नमेंट का, और एक प्रकार से इसे जो है पब्लिक का जो पैसा है, भाई जनता का ही तो पैसा जाता है सरकार के पास टैक्स के रूप में, तो जनता के पैसे का संरक्षक भी इसको कहते हैं। इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे हम लोग आगे, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। अभी फ़िलहाल इतना ही रखिए, चलते हैं आगे। एक और स्वतंत्र निकाय है संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए, यह एक अखिल भारतीय सेवाओं व उच्च स्तरीय केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करता है तथा अनुशासनात्मक मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका काम क्या होता है। जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं ऑल इंडिया लेवल पर, यानी खासकर केंद्रीय सेवाएं, उनकी परीक्षाएं आयोजित कराना इसका काम होता है, और अनुशासनात्मक मामलों पर क्या करता है? राष्ट्रपति को सलाह देता है। चलते हैं आगे। राज्य लोक सेवा आयोग, जिसका काम हर राज्य में राज्य सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन कराना व अनुशासनात्मक मामलों पर राज्यपाल को सलाह देना है। तो बिल्कुल यूपीएससी की तरह। तो यूपीएससी जो है वो अखिल भारतीय सेवाएं जो है उच्च स्तरीय केंद्रीय सेवाएं हैं, उनकी परीक्षा कराता है यूपीएससी। लेकिन अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, राज्य लोक सेवा आयोग, इसका काम होता है राज्य में जो सेवाएं होती हैं सिविल सेवाओं की, उनकी परीक्षा आयोजित कराना और अनुशासनात्मक मामलों पर क्या करना? राज्यपाल को सलाह देना। विभिन्न प्रावधानों तथा कार्यकाल की सुरक्षा, निर्धारित सेवा शर्तें, भारत की संचित निधि पर भारत विभिन्न प्रकार के जो व्यय यानी खर्चे के माध्यम से संविधान इन निकायों पर क्या करता है? स्वतंत्रता इनकी सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो स्वतंत्र निकाय आप समझ चुके हैं। अब हम आते हैं इमरजेंसी प्रोविज़न पे, आपातकालीन प्रावधान। देखिए, संविधान की जो एक विशेषता है वो है आपातकालीन प्रावधान। आपातकाल की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए बृहद आपातकालीन प्रावधान की व्यवस्था की गई है। इन प्रावधानों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सुरक्षा, संविधान एवं देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करना था। तो देश में एकता बनी रहे, देश की संप्रभुता बनी रहे, अखंडता बनी रहे, तो उसी को देखते हुए राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां दी गई हैं आपातकाल के संबंध में। भारत में अगर आपातकाल की बात करें तो 3 प्रकार के आपातकाल हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य में आपातकाल, इसको राष्ट्रीय शासन भी कहते हैं, एक वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है? युद्ध हो जाए, कोई देश हमारे ऊपर आक्रमण कर दे, या सशस्त्र विद्रोह हो जाए हमारे देश में, यानी राष्ट्रीय शांति की अवस्था हो जाए, तो उस प्रकार से राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति लगाते हैं। ठीक है,
अगला देखिए, राज्य में आपातकाल, जैसे क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता, यानी जो संविधान है उसकी असफलता के तहत अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। एक और लगता है केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में असफलता, यानी जो राज्य जो हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो अनुच्छेद 365 के तहत राष्ट्रपति शासन या राज्य में आपातकाल लग सकता है। वित्तीय आपातकाल, भारत की वित्तीय स्थिरता या प्रत्यय संकट में हो तो इसके लिए अनुच्छेद 360। कहने का मतलब ये है कि भारत पर बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाए, इकॉनमी हमारी बहुत वीक हो जाए, यानी कहने का मतलब है कि व्यापारिक असंतुलन बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी अधिक से अधिक हम आयात पर ही ध्यान दें, निर्यात बहुत कम मात्रा में करें, तो इस प्रकार से देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी हो जाती है। तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लागू करता है राष्ट्रपति। आपातकाल के दौरान देश की पूरी सत्ता केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है और राज्य सरकार भी क्या होती हैं, केंद्र के नियंत्रण में काम करती हैं। ठीक है, इससे संविधान में संशोधन किए बगैर देश का ढांचा संघीय से क्या हो जाता है, एकात्मक हो जाता है। राजनीतिक तंत्र का संघीय, यानी सामान्य परिस्थितियों से एकात्मकता में परिवर्तन होना भारतीय संविधान की क्या है, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है विशेषता है। चलते हैं आगे। भारतीय संविधान की जो एक विशेषता है वो क्या है, त्रिस्तरीय सरकार, यानी 3 टाइप्स गवर्नमेंट। अगर मैं बात करूं तो भारत वर्ल्ड का केवल ऐसा देश है जहां पर 3 प्रकार की सरकारें हैं, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और लोकल लेवल पर। ठीक है, बाकी किसी भी देश में जो सरकारें हैं वो 2 टाइप की गवर्नमेंट की सरकार है, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल। ठीक, चलते हैं आगे। देखिए, मूल रूप से अन्य संघीय संविधानों की तरह भारतीय संविधान में 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था, यानी केंद्र व राज्य और संगठन के संबंध में प्रावधान तथा केंद्र एवं राज्यों के मध्य में शक्तियों का जो बंटवारा है वो है। बाद में वर्ष 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने 3 स्तरीय यानी अर्थात स्थानीय सरकार का प्रावधान किया, जो विश्व के किसी भी संविधान में नहीं है। अभी डिस्कस कर चुका हूं मैं। ये जोड़े कब गए थे, देखिए संविधान में एक नए भाग यानी 9, एक नई अनुसूची 11 जोड़कर वर्ष 1992 के 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। तो पंचायतों का जो प्रावधान है वो अनुसूची 11 में, संविधान के भाग 9 में इसका प्रावधान किया गया है, और जो प्रावधान जोड़ा गया है वो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ठीक है, पंचायतें यानी जो ग्रामीण लेवल पर यानी जो रूरल लेवल पर जो गवर्नमेंट होती हैं उनका जो प्रावधान जो है 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। चलते हैं आगे। इसी प्रकार 74वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 में एक नया भाग 9A तथा एक नई अनुसूची 12 को जोड़कर नगर पालिकाओं यानी शहरी स्थानीय सरकारों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। तो जो अभी हम बात डिस्कस कर रहे थे 74वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ, शहरी स्तर पर जो स्थानीय सरकार है उसको संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई, और ये 1992 में और संविधान के भाग 9(1) में, और अनुसूची हमारी 12 थी जिसमें शहरी स्तर पर जो नगर पालिकाएँ थीं उनका प्रावधान जो है किया गया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इसका लाभ और सभी स्टूडेंट्स को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।